नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राममोहन शर्मा और आपकी आवाज पे आज हम बात करेंगे ईवीएम पर मचे संग्राम की। जी हां, कभी दिल्ली तो कभी भोपाल। राजनीतिक दल आजकल चुनाव आयोग की परिक्रमा कर रहे हैं इस आरोप के साथ कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कुछ अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ और अपुष्ट खबरों का हवाला देकर इस बात को ऐसे रगड़ रहे हैं जैसे उनके हाथ में अलादीन का चिराग हो और ज्यादा रगड़ने से जिन निकलने की संभावना हो। अटेर में उपचुनाव के बाद तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव ऑब्जर्वर पर ही सवाल दाग दिए। दोनों दल आखिर एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? आज सवाल यही है कि इस संग्राम से नेता आखिर साबित क्या करना चाह रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। यह जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए। चुनाव से पहले ईवीएम पर संग्राम हुआ और चुनाव के बाद भी इसी मुद्दे को लेकर बवाल जारी है। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही कई पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल उठाकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बीते दिन दिल्ली में विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। ईवीएम मशीन के बदले वापस वही जो पुराना सिस्टम था 1951-52 से वही सिस्टम दोबारा से पेपर बैलेट का सिस्टम लागू करना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जबकि ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। ये हम लोगों ने डिमांड रखी है। भोपाल में ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा बीएसपी ने भी उठाया। इस मुद्दे पर सभा भी की और प्रदर्शन भी किया। केंद्र में उनकी सरकार है, आयोग उनके अंदर में, सब कुछ उनके अंदर में, तो इस प्रकार से हुआ है। तो इसका बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन है और ये अगले आदेश तक माननीय बहन जी के निर्देश में चलता रहेगा। कुल मिलाकर ईवीएम पर संग्राम जारी है। एक तरफ आने वाले चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर खींचतान है तो दूसरी तरफ अटेर में जो मशीनें स्ट्रांग रूम में सील बंद हैं उनकी सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मेरी 2 मांग रही है कि एक तो जैसे हमें यहाँ पे देखरेख की व्यवस्था मिलनी चाहिए। हम कम से कम ऐसा पॉइंट मिले जहाँ से हम लोग देख सकें कि स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर कोई भी ऐसा गैर या असामाजिक व्यक्ति नहीं पहुंचे। और दूसरी हमने मांग करी है कि यहाँ पे जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, एक स्ट्रांग रूम के अंदर भी कैमरा लगाया जाए और हमें स्ट्रांग रूम के अंदर की भी व्यवस्था देखी जाए कि वहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी चहल पहल हो तो हमारी जानकारी में हो। अटेर में हुए विधानसभा उपचुनाव में कई पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। कुछ जगहों पर मारपीट और पथराव भी हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने चुनाव अधिकारियों पर सवालिया निशान लगाए, लेकिन ये शिकायत कहीं से नहीं आई कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। वीवीपैट मशीनों में कई वोटर्स ने ये जरूर देखा होगा कि वो किसे वोट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शिकायत कहीं से नहीं मिली कि उनका वोट गलत कैंडिडेट या गलत पार्टी को गया है। अब सवाल ये है कि नेता ईवीएम पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? जब चुनाव आयोग बार बार ये साफ कर रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, तब क्यों नेता अपनी जिद पर अड़े हैं? सवाल ये भी है कि लोकतंत्र में जीत या हार की समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर राजनीतिक दल आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? संदीप भनमरकर, ज़ी मीडिया, भोपाल। तो एक तरफ दिल्ली तक विपक्ष के नेता जा रहे हैं और वापस वही मांग कर रहे हैं कि ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर लाइए। दूसरी तरफ जहां पर ईवीएम मशीनें सील हो चुकी हैं, चुनाव हो चुका है, स्ट्रांग रूम के अंदर है, सुरक्षा के अंदर है, वहां भी ये आशंका जताई जा रही है कि गड़बड़ी हो सकती है।
इस पर क्या कह रही है कांग्रेस और क्या बीजेपी का स्टैंड है, ये भी आपको हम क्लियर करते हैं। एक ईवीएम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को गए थे, उसी समय संदेह हो गया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और बड़े पैमाने पर की गई है, और ऐसा लगता है कि अभी भी ईवीएम से छेड़छाड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। इसीलिए वहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए उन्होंने हेमंत ने परमिशन मांगी है कि वहां उनके लोगों को बैठने दिया है। स्वाभाविक है कि उनका बौखलाना और इस प्रकार के स्टंट्स करना, ये उनको लगता है कि अपनी हार के तरीके ढूंढने में आगे उनको मदद करेगा। मैंने बताया ना, हेमंत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय कटारे जी की जो छवि रही है वो बहुत धीर, गंभीर और गहरे नेता थे। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यदि इस प्रकार से हेमंत जी का आचरण है तो दुखद है। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रकाश मीरचंदानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है धनोपिया जी आपका। और डॉक्टर सुशील त्रिवेदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सीईओ हैं आप, निर्वाचन आयोग के सीईओ रहे हैं निर्वाचन आयोग के। त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल डॉक्टर सुशील जी आपसे ही है, और वो ये कि ये स्थिति कितनी गंभीर आपको नजर आ रही है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जाके ये कह रहा है कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र है और दुर्योधन को जिताने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा। हेलो हेलो सुशील जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ, अभी मेरी बीच में बहुत गड़बड़ हो रही है, आप अपना ठीक करिए क्योंकि बार बार आवाज गड़बड़ हो रही है। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं की बात ये देखिए कि जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है जी, तब से पहले भाजपा के बड़े नेताओं ने उस पे आरोप लगाए कि इस मशीन में इसके जरिए धांधली की जा सकती है, और उस वक्त सिद्ध कर दिया गया था कि नहीं हो गया। आज जब भाजपा सत्ता में है तब बाकी सारे दल ये आरोप लगा रहे हैं। आज दिल्ली में एक दिन पहले बैठक हुई जहां पे सारे राजनीतिक दल मिले और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि वो बैलेट पेपर से मतदान कराएं। वस्तुतः यह है कि इस पे कोई तकनीकी बात आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। कई बार ये मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने कहा गया कि ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की बड़ी भारी सफलता है कि यह मशीन आई है, और आज तक कोई यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि उससे छेड़छाड़ की जा सकती है। मैं मानता हूं कि जब भी जो व्यक्ति हारता है वो हारने के बाद इस तरीके के आरोप लगाता है। इसमें किसी भी तकनीकी रूप से आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि छेड़छाड़, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा चुनौती दी है और अगले कुछ दिनों में वो विज्ञान भवन जैसे स्थान में जहां पे बड़े भारी हो, भारत की सभी राजनीतिक दलों को और भारत के चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया है कि आप बताइए कैसे छेड़छाड़ हो सकती, बतलाइए। ये चुनौती है इलेक्शन कमीशन की। ठीक। अब जेपी धनोपिया साहब, एक सवाल मैं अटेर से जोड़कर इसमें देखना चाहता हूं, क्योंकि अटेर से ये शुरुआत में खबर आई जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गए। अटेर में वीवीपीएटी मशीनें लगी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी वोट डाले, कांग्रेस को जो चाहते थे ऐसी जनता ने भी वोट डाले कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पे, कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी वहां पे वोट डाले होंगे। लेकिन इस तरह की वहां पे मारपीट की कुछ खबरें आई, कुछ फसाद की खबरें आई, लेकिन ये खबर कहीं से नहीं आई कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, हमने कांग्रेस को वोट दिया था और वो वोट बीजेपी को या किसी दूसरे कैंडिडेट को चला गया। उन लोगों ने चेक किया होगा। देखिए राम मोहन जी, इस तरह खबरें आई हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि वोट चेंज होने की नहीं आई। मैंने शिकायत की चुनाव आयोग को, मेरे पास में कापी है उसकी। वास्तविकता यह है कि यूपी के चुनाव के बाद लखनऊ के वहां पर गोविंदगढ़ जगह है, उसकी मशीन यहां पर अटैच में आई थी, जिसको कि सीईओ श्रीमती संजीता सिंह ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। भाजपा के एक प्रत्याशी का नाम आया, कुल्हाड़ी के निशान दबाने पर उसकी पर्ची निकली, बाद में वो हुआ, और वो परिणाम यह है कि वो व्यक्ति आज मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। सारी वो मशीनें यहां पर आ गई हैं, और इसके बाद हमने हल्ला मचाया तो उस मशीनों को उन्होंने चेंज कर दिया और यहाँ की मशीनों को करने का प्रयास किया है। वास्तविकता यह कहीं आदरणीय सुशील त्रिवेदी साहब को सुन रहा था कि जो हारता है वो तकलीफ उठाता है। मैं जानना चाहता हूं, लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही मतदान होगा।
पहले मतपत्र होते थे, बहुत पुरानी बात होती थी, लोग लूट लेते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे, वो जमाना खत्म हो चुका है। आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए और इमीडिएट लोगों को पकड़िए। मैं कहता हूं आपको क्यों जरूरी नहीं है, अगर दो पक्षों को पक्ष पे आपत्ति है तो इस बात के लिए संवैधानिक परंपरा है कि हमें न्याय करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि मशीनों में गड़बड़ी हो रही है तो आपको एक बार करके देखना चाहिए। मैंने चुनाव आयोग को आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने मध्य प्रदेश के अंदर लिख के दिया कि 2 जगह पर चुनाव हो रहे हैं, अटेर और बांधवगढ़, बहुत ज्यादा व्यवस्था की बात नहीं है, आप दोनों जगह मत से मतदान कराइए। नहीं कराएगा, क्यों नहीं कराइए? मशीनों में गड़बड़ियां निकल रही है, परिणाम देखिए, गुंडागर्दी का आनंद देखिए कि तोड़फोड़ की जा रही है, मारपीट की जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं है कि ईवीएम से चुनाव कराया जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, अब चुनाव आयोग तीसरा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। पहला एक्सपेरिमेंट था ईवीएम का, उसमें गलती हुई तो उन्होंने कहा हम पीपीटी लाएंगे, सिर्फ देखेंगे आप, उसमें मालूम पड़ेगा उसमें गलती निकली। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट आ रहा है करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करके कि एक ऐसी मशीन लाएंगे जो छेड़छाड़ करते ही बंद हो जाएगी। अरे श्रीमान जी, मशीन की छेड़छाड़ वोटिंग के टाइम पर नहीं होती, वोटिंग से पहले होती है। ये पैसा गरीब जनता का क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? ये सारी व्यवस्थाओं के लिए एक चुनाव कम से कम मत से करा कर देख लीजिए, इसके बाद में बताइए लोगों क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम व्यवस्था पे आरोप लगाए कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। उनको सुधारने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए वापस मत से ही चुनाव कराना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे प्रकाश मीरचंदानी साहब, क्योंकि नतीजे तो कई तरह के आए। गोवा में भी आपकी सीटें उतनी नहीं आई जितनी आप बता रहे थे, मणिपुर में भी उतनी सीटें नहीं आई जितनी आप बता रहे थे, पंजाब में तो साफ हो गई बीजेपी, ये यूपी में इतनी सीटें आ गई। इसी वजह से आपको लग रहा है कि ईवीएम, विपक्षी दलों को लग रहा है कि ईवीएम गड़बड़ है पूरी? ऐसा नहीं है राममोहन जी, माफी चाहता हूं जी, बोलिए। माफी चाहता हूं जी। छोटे छोटे राज्यों को छोड़ दिया गया, पंजाब में इनका वजूद नहीं था, वो छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में कंसल्टेट किया, मशीनें मध्य प्रदेश के अंदर आई कि निकल रही है। सत्यदेव पचौरी के नाम की निकल रही है, मंत्री है वहां पर, कुल्हाड़ी पे वोट डल रहा है और निकल रही है पर्ची कमल के फूल की। इसलिए भगवान के लिए आप ये मत कहिए कि बाकी जगह पे क्या हुआ। हताशा निराशा देख रहे हैं ना, मैंने उत्तर प्रदेश किया अकेला। मैं तो इनको ये एक सलाह दूंगा, केवल एक सलाह, कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता की बेहतर सेवा करिए, जनता आपको आशीर्वाद देगी, पर आपको उसके लिए झुकना पड़ेगा, आपको जनता की सेवा करना पड़ेगी। आपके पजामे में जो कलफ लगा हुआ है उसको मिटाना पड़ेगा, आपके कुर्ते के कलफ को मिटाना पड़ेगा, सामंतवादी सोच को आपको छोड़ना पड़ेगा, व्यक्ति को व्यक्ति मानना पड़ेगा, उसकी सेवा करना पड़ेगी, जिसके लिए लोकतंत्र में व्यक्ति आता है और जिसके कारण से वो जनप्रतिनिधि बनता है। पीछे 60 सालों से कांग्रेस या बसपा या सपा जो भी पार्टियां रही हैं, उनके दिमाग में केवल एकमात्र कारण रहा कि हम नेता बन जाएं, हम विधायक बन जाएं, हम सांसद बन जाएं और राजा बन जाएंगे और हम राज करने लगेंगे, राजयोग शुरू हो जाएगा। यह राजयोग नहीं है, यह सेवा का योग है, और सेवा का योग तपस्वी ही कर सकता है। जो व्यक्ति तपस्या करेगा सेवा की, वही व्यक्ति इस लोकतंत्र में शासन भी कर सकता है, शासन रूपी साधन से लोगों की सेवा कर सकता है। ये बात कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो हम भी चाहते हैं इसकी जांच होना चाहिए, और ईवीएम गलत है तो ये हटना चाहिए। ये स्वतंत्र संस्था की जांच हुई है, रिपोर्ट बता दी गई है कि सीओ ने गलती की है डेमोक्रेसी करने में। ये रिपोर्ट जांच आई है, ये हालात है इन लोगों के। आपको ताज्जुब होगा, मतदान के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मेरा आज मैंने कंप्लेंट की चुनाव आयोग को, कहा कि हम सब प्रमाण पत्र भैया बोलने दीजिए ना, अपने पास। अरे आप मेरे को बोलने दीजिए ना। धनोपिया जी, चुनाव को हड़पने का प्रयास करते हैं, धनोपिया जी, इसको लूटने का प्रयास करते हैं। चिल्लाने से ईवीएम बदल जाएगी क्या? मैं कहता हूं अगर आपके चिल्लाने से आप ही साथ दीजिए ना, क्या भाई मतलब से वोट कराने तैयार है भैया? में क्या गलती है भैया? मेरा कहना है, देश आज भी चल रहा है, आप चलाइए, सहयोग करिए, एक बार करा। मेरा ये कहना है, अगर आपको लगता है एक बार में गलती होगी, हम मान लेंगे। मेरा ये कहना है, मैं यही कह रहा हूँ, मेरा दिखाइए, मेरा विपक्षी दलों की सम्मान करिए, उनकी बात तो मानिए, सुनिए ना। ईवीएम जैसी चीज को जिस पर लोगों को, अरे भाई सुन तो लीजिए, भाषण बंद करिए। नहीं होता, आप मुझे भी आता है भाषण करना, वहां भी मतलब से होता है। भाषण बंद करिए, भाषण मत करिए, जनता को समझाइए। होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। अरे भाषण मत करिए भाई, भाषण मत करिए, अपना समय व्यतीत मत करिए, गला मत दुखाइए अपना। आज गुलाम नबी आजाद के भी मैं वक्तव्य देख रहा था, आपके टीवी पे बाइट में चल रहा है। कश्मीर में उनकी स्थिति जीरो हो गई है, कश्मीर के इतने बड़े लीडर बनते हैं, आतंकवादियों को और साथ में जो अलगाववादियों के साथ मिलकर
जो वो अपनी कुर्सी बचाते थे, आतंकवादियों के साथ सरकार जो कुर्सियां बचाते थे अपनी, आज अगर देश में जागृति आई है, आज अगर देश की जनता सोशल मीडिया में हर चीज पढ़ रही है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है। भैया बदतमीज लोकसभा का चुनाव हुआ 7% वोट डले हैं। अरे बोलने दो श्रीमान जी, बोलने दो। मेरा ये कहना, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, बदनाम कर रहे हैं, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे बोलने दीजिए कृपा करके। मेरा ये कहना है कि आपकी जो कलाई खुल रही है, 60 साल से जो जनता को आपने गुमराह करके रखा था, संसाधनों से दूर कर रखा था, आज जो संचार क्रांति आई है इस देश में, आज लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 2 मिनट में आदमी वीडियो खींचता है और तुरंत सोशल मीडिया में डाल देता है, व्यक्ति वहां देख लेता है। कांग्रेस की कलाई खुल गई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आलम इस देश में बना रखा है, आज एक ऐसा व्यक्ति आया है जो देश में सुशासन लाना चाहता है, ईमानदार सरकार चलाना चाहता है, किसी भी व्यक्ति को कोई भ्रष्टाचार से मुक्ति दूर करना चाहता है, तो ये व्यक्ति को एप्रिशिएट करना चाहिए। ईवीएम का रोना रो रहा है, हम पंजाब में हार गए, हमारी गोवा में सीटें कम आई, हमारी मणिपुर में आई, दिल्ली में तो हमारी चीनी आई थी। आपको मालूम है हम लोग बना लेंगे दिल्ली में भ्रष्टाचार पहले। भैया दिल्ली में क्या कारण हम बड़ी पार्टी थे, सरकार बनाने को इनको बुलाया गया। भैया मैंने सब पूरा, इनके राज्यपाल वहां पे बैठे हुए थे, अरे गोवा मणिपुर को छोड़ा गया था। मैं मानता हूँ आपने प्लान बनाया था, ये आपने प्लान बनाया था, ये आपने प्लान बनाया था, पानी हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों ने प्लान बनाया था क्या? हमारी सरकार चुनाव अभी कौलानी का आप पार्टी फूल निकल रहा है भाई, दिल्ली में आपकी पार्टी बैठा हुआ है, दिल्ली में झाड़ू चल गई। भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 विधायक जीत गए थे दिल्ली में, रखा जाता है। उस समय आपको याद नहीं आई? कांग्रेस का इतना बड़ा सिफर आया, कांग्रेस का इतना बड़ा जीरो आया, बोलना दो यार, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप बोल लो पहले, नाम पर आप लोग अपने हेराफेरी कर रहे हैं। आप बोल लीजिए, सोचना चाहिए करना क्या चाहते हैं। आपको बोलना है, पहले आप बोल लीजिए। भरोसा जीतिए लोगों का, आपको पहले बोलना है, आपको पहले बोलना, आप बोल लीजिए। मेरी बात जाने दीजिए, मेहरबानी करके। ननौतिया साहब, कराने के लिए अगर आप हम नहीं, तो आप रिजेक्ट क्यों हैं, अड़े हुए क्यों हैं आप, क्यों चाहते हैं ईवीएम से होना चाहिए? अगर आप नहीं है, हमारे हेराफेरी नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदार एक मिनट तो कराइए मत। तो ननौतिया साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। बोले सर, आज अगर दिल्ली में कांग्रेस को सिफर मिला था, जीरो मिला, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ कि दिल्ली राज्य की यूपीए 1, यूपीए 2 जो सरकारें बनी, क्या हुआ? हमारी 3 सीटें आई थी, वो क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था या ईवीएम से चुनाव हुआ था? ईवीएम चुनाव हुआ था। कर्नाटक में आप जीते, वो ईवीएम से चुनाव हुआ था कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूपीए 1, यूपीए 2 आपने चलाई सरकारें, इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया ना कि पहले ही बोल रहे हैं कि अब 325 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके भाजपा के जो केशव मौर्य अध्यक्ष होते थे प्रदेश के, जी 11 तारीख को 11 मार्च को रिजल्ट आया है। वो चिट्ठी लिखी, ये तो बिहार में भी कहा था हम सरकार बना रहे हैं, कभी नहीं हुआ। मेरिट में आने का कॉन्फिडेंस रहता ही है। हमें तो बिहार में भी कहा था कि सरकार बना रहे हैं, हम जनता की दिल्ली में भी कहा था कि सरकार बना रहे हैं। जनता को लग रहा है ये एक ऐसी सरकार है बधाई जो हमको विकास देना चाहती है, या जिंदगी विकास, विश्वास व्यक्त किया जनता ने, किया गया आपने। सुशील त्रिवेदी जी रिजल्ट आने के पहले भाजपा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश इस तरह से देख रहे हैं, हमारा बहुमत आ गया। बहुत गंभीर स्थिति है ये। आपको लग रहा होगा कि 2 राजनीतिक दलों के बीच का संघर्ष है या विवाद है, ये स्थिति बहुत गंभीर है। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इस तरह से बाहर होगा, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार का नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी, और जब चुनौती दी जा रही है कि आप आके बताइए, और विज्ञान भवन में उसके लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है, फिर इस तरीके की बहस का कोई मतलब नहीं है कि जब हारे तब आरोप लगाए, जब जीते तब आरोप नहीं लगाए। इसलिए मेरा मानना यह है कि इसकी जो, और एक बात यह कि कांग्रेस इसका खुद क्यों नहीं श्रेय लेना चाहती कि कांग्रेस के जमाने में जिसको कहते हैं कि सूचना क्रांति प्रारंभ हुई, कंप्यूटराइजेशन उनके समय शुरू हो गया, ईवीएम उन्हीं के समय आया, उनको श्रेय लेना चाहिए कि हमने इस तरीके से भारत में चुनाव की प्रक्रिया को इतना ज्यादा शांतिपूर्वक, इतना व्यवस्थित और इतना त्वरित बनाया। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस चीज के लिए इनको श्रेय लेना चाहिए उस चीज का श्रेय नहीं लेना चाहते। आज
जो भी स्थिति है, हमको किसी भी राजनीति की दल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तकनीकी प्रगति हुई है उस तकनीक प्रगति को स्वीकार करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस तरीके की छेड़छाड़ संभव नहीं है। देखिए एक बात कि करीब 10 लाख मतदान केंद्र होते हैं, 10 लाख मतदान केंद्र के लिए कम से कम 14 लाख ईवीएम मशीन तो चाहिए, लेकिन व्यवस्था 20 लाख की होती है। क्या 20 लाख मशीनों में इकट्ठा कहीं हो सकता है? ये मानना चाहिए विरोधी दलों को कि देखिए हमारे यहाँ भी जो लोग हैं कर्मचारी हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं है कि एक पार्टी के कहने में पूरा काम कर ले। वहां भी पूरी तौर पे लोकतांत्रिक स्पष्टता दिखती है। आज जब जाते तो पहले जब ईवीएम मशीन को तैयार किया जाता है तो लोगों के सामने स्पष्ट किया जाता है। इन्हीं राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं उम्मीदवार, उनके सामने उसपे गुलाबी पर्ची लगाई जाती है, उनके सामने बंद किया जाता है, वहां 100 बार प्रदर्शन करके दिखलाया जाता है, उसके बाद मशीन सील होती है। ये क्यों नहीं मानते? ये अपने चुनाव होने के बाद में फार्म नंबर 17 ने दिया एयरटेल के अंदर, फार्म नंबर 17 जिसमें डिटेल लिखा होता है मशीनों का वो नहीं दिया गया है। 1 करोड़ किस लेवल पर प्रशासन चुनाव में मशीनों की हेराफेरी कर सके, हालात है। आज शिकायत की है, तब जाके परमिशन दिए लोगों ने। बहुत सारे लोग हैं, आप तो चुनाव रिश्तेदार भी है, बेईमानी का लेवल देखिए, परिचित भी है, एक भी आदमी सामने आके ये नहीं आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। 1 करोड़ लोग चुनाव कराने में 1 करोड़ लोग मजाक बना रखा है इन्होंने। किस तरीके के हल्के आरोप लगा रहे हैं। दिल में चोट नहीं है तो स्वीकार करिए ना। हम के लिए स्वीकार करेंगे। हमने कहा था 2 चुनाव करा दीजिए, कल भी आप कहें क्योंकि मन में चोट है आपकी, तो चोरी की है, आप कहें हवाई जहाज चलाना बंद कर दो, कल को आप ये कहें कि टेलीफोन बंद कर दो, आप ये कहें कि फोन बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। कांग्रेस तो भोर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। उपचुनाव का जहां तक जिक्र है, ईवीएम से ही चुनाव वो भी हुआ था जिसमें कांतिलाल भूरिया एक लंबे अंतर से चुनाव जीत गए, जबकि उससे पहले वो सीट बीजेपी के पास हुआ करती थी। बिहार, दिल्ली, पंजाब, मणिपुर, गोवा, ये उदाहरण सामने हैं। उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली, क्या उसका सम्मान नेता नहीं करना चाहते? क्या उस जनादेश का सम्मान करना नहीं चाहते? और जब बार बार चुनाव आयोग ये चैलेंज कर रहा है कि इस मशीन में किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी संभव नहीं है और ना ही इस तरह का कुछ हुआ। हां, अटेर से जो खबर आई उसका भी खंडन चुनाव आयोग ने किया है कि वहां पे बार बार जिस तरह से कहा गया कि हर बटन दबाओ और बीजेपी का वोट निकलेगा, वो भी नहीं हुआ। फिर क्यों इस बात को इतना तूल जबरन देने की कोशिश हो रही है? सवाल आज का यही था। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।